मतलब जरा सोचिए, एक 50 साल पुराना, बिल्कुल अजय सा दिखने वाला राजनीतिक किला वो महज एक दिन में ढह जाता है। और वो भी किसी पुराने अनुभवी राजनेता के हाथों नहीं। बिल्कुल नहीं। उसे गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि राजनीति की दुनिया का एक नया स्टार्टअप है। और ठीक उसी समय अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के शांत कमरों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सही कहा आपने। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य इन्हीं भूचालों को समझना है। एग्जैक्टली हमारे पास डेटा, अदालती आदेश और चुनावी विश्लेषण का एक बहुत बड़ा स्टैक है और हम इसे डिकोड करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारा काम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या उसका समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन ट्रेंड्स को, उन अंतर्निहित तंत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आज शासन और न्यायपालिका की दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बस डेटा और फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो शुरुआत उसी राजनीतिक भूकंप से करते हैं जिसने दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु के सारे समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। देखिए, तमिलनाडु के ये जो परिणाम आए हैं ना, ये वास्तव में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एग्जैक्टली। अभिनेता सी जोसेफ विजय की जो नई पार्टी है तमिलगा वेत्री कड़गम, यानी टीवीके, उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में 234 में से 107 सीटें जीत ली हैं। बाप रे, 107 सीटें पहले ही प्रयास में। बिल्कुल। और उनका वोट शेयर 35.09% रहा है। मतलब अगर हम इसे नंबर्स में देखें तो ये करीब 1,70,00,000 वोटों के बराबर है। हाँ, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वोट शेयर नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि 1952 के बाद से वहां डीएमके और एआईएडीएमके की जो एक स्थापित द्विध्रुवीय राजनीति, या जिसे हम बाइपोलर पॉलिटिक्स कहते हैं, वो चल रही थी और वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सत्ताधारी डीएमके 159 सीटों से गिरकर सीधे 59 सीटों पर आ गई है। ओह, 100 सीटों का सीधा नुकसान। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित उनके 14 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए हैं। ये डेटा तो मतलब किसी भी स्थापित राजनीतिक दल के लिए बहुत डरावना है। बिल्कुल डरावना है। इसे देख के तो मुझे एकदम कॉर्पोरेट दुनिया की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी एकाधिकार वाले बाजार में जहां एक मोनोपोली थी और उपभोक्ता पुराने ब्रांड से बिल्कुल ऊब चुके थे, वहां अचानक एक नया स्टार्टअप एंट्री लेता है और पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर देता है। एग्जैक्टली। बिना किसी पुराने गठबंधन के, बिना किसी वैचारिक बैगेज के, टीवीके ने सीधा उस खालीपन को भर दिया। देखिए, इस स्टार्टअप वाली एनालॉजी को अगर हम थोड़ा गहराई से समझें तो इसका मुख्य कारण सिर्फ किसी फिल्म स्टार का आकर्षण या चार्म नहीं था। अच्छा, तो जमीनी हकीकत क्या थी? जब कोई पार्टी आधी सदी तक सत्ता के इर्द गिर्द रहती है तो एक तरह की संस्थागत थकान आ जाती है, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल फटीग कहते हैं। समझ रही हूँ। लोग एक ही चेहरा देखकर थक जाते हैं। सही बात है। और टीवीके ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई। ये वो क्षेत्र थे जो कभी डीएमके का अभेद्य कोर वोट बैंक हुआ करते थे। मतलब उन्होंने सीधा उनके गढ़ पर हमला किया। बिल्कुल। मतदाताओं को पुराने चेहरों और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से परे एक बिल्कुल नया प्रशासनिक विकल्प चाहिए था। और मजे की बात यह है कि यह बदलाव की लहर सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रही है। हाँ, पश्चिम बंगाल के नतीजों ने भी तो एक ऐसा ही नाटकीय सत्ता परिवर्तन देखा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि बंगाल का नतीजा इससे भी ज्यादा नाटकीय रहा है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े तो भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में गिने जाएंगे। मतलब 15 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासन का जिस तरह से अंत हुआ है वो हैरान करने वाला है। किसी ने इतनी बड़ी हार की भविष्यवाणी नहीं की थी। बिल्कुल नहीं। हमारी स्रोतों के अनुसार बीजेपी ने 293 में से 206 सीटें जीती हैं। ये सीधा 2/3 बहुमत है। और उनका वोट शेयर देखिए, 45.75%। और टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका तो भवानीपुर सीट पर लगा है। हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,105 वोटों से हारना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इसके कारणों की परतें खोलें तो ये केवल एक सामान्य सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। तो क्या इसमें कोई गहरा डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है? इस नतीजे के पीछे का गणित बहुत ही स्पष्ट है।
देखिए, चुनाव दर चुनाव टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उनका एकमुश्त मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण बंगाल पर उनकी मजबूत पकड़ रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने दक्षिण पश्चिम के ग्रामीण इलाकों और ग्रेटर कोलकाता के उन क्षेत्रों में भारी सेंधमारी की है। ये वो इलाके थे जो सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के अभेद्य गढ़ माने जाते थे। अच्छा, और जो मुस्लिम वोट बैंक था उसका क्या हुआ? वही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो मुस्लिम वोट कभी एकजुट होकर टीएमसी को मिलते थे, वो इस बार लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन, कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियों के बीच बुरी तरह बढ़ गए। ओ, तो वोटों का बंटवारा टीएमसी को ले डूबा। एग्जैक्टली। हमारी जो फर्स्ट पास द पोस्ट चुनावी प्रणाली है, उसमें जब किसी सत्ताधारी पार्टी का कोर वोट इस तरह छिटकता है और विपक्षी पार्टी का वोट एकजुट रहता है, तो सीटें दोगुनी रफ्तार से हाथ से फिसलती हैं। तो ये बात साफ है कि मतदाता जब बदलाव के मूड में होते हैं तो वो पूरी निर्ममता से पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंकते हैं। बिल्कुल, वो कोई रहम नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ भारत के संघीय ढांचे की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो कैसे? जहाँ तमिलनाडु और बंगाल में हमने इतनी स्पष्ट बदलाव की आंधी देखी, वहीं अन्य राज्यों के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। अगर हम केरल की ओर देखें तो वहाँ 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन वहाँ के समीकरण पूरी तरह से अलग हैं। केरल के नतीजे वामपंथी गठबंधन यानी एलडीएफ के लिए एक बहुत गहरा सदमा है। हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर भारी बहुमत से वापसी की है। 102 सीटें और 46.55% वोट, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल, और एलडीएफ केवल 35 सीटों पर सिमट गया। उनके 13 मंत्री चुनाव हार गए। लेकिन इसके पीछे की वजह केवल सामान्य सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। केरल में जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो जनसांख्यिकी है, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो वहाँ ऐसा क्या बदलाव हुआ? इस बार ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट, जो ऐतिहासिक रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच लगभग बराबर बंटते थे, वो पूरी तरह से यूडीएफ की तरफ खिसक गए। और शायद यही वजह है कि वहाँ ध्रुवीकरण के एक अलग ही स्तर ने जन्म लिया है। स्रोतों में ये तथ्य सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है कि बीजेपी ने पहली बार केरल में अपना खाता खोला ही नहीं, बल्कि 3 सीटें जीत ली हैं। नेमोम, कजाकुट्टम और चथन्नूर। एग्जैक्टली, और 14.2% का एक बहुत बड़ा वोट शेयर भी हासिल किया है। देखिए, बीजेपी की ये जो एंट्री है ना, ये उस खाली जगह की तरफ इशारा करती है जो एलडीएफ के प्रति हिंदू मतदाताओं की नाराजगी से बनी है। मतलब सबरीमाला विवाद का असर अभी भी है। बिल्कुल। सबरीमाला जैसे मुद्दों का प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं था, उसने एक गहरे राजनीतिक असंतोष को संस्थागत रूप दे दिया। समझ रही हूँ। जब अल्पसंख्यक वोट यूडीएफ की तरफ गए, तो सत्ताधारी एलडीएफ का जो अपना एक सामाजिक गठबंधन था, वो पूरी तरह बिखर गया। तो एक तरफ हम केरल और बंगाल देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम असम और पुडुचेरी को देखें तो वहाँ की तस्वीर इन सब से एकदम उलट है। वहां तो मजबूत सत्ता वापसी या प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली है। बिल्कुल। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीत लीं। मतलब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपना किला और मजबूत कर लिया है। और कांग्रेस गठबंधन केवल 21 सीटों पर सिकुड़ गया। हाँ, और गौरव गोगोई जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। पुडुचेरी में भी एन रंगासामी के नेतृत्व में एनडीए ने 30 में से 18 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी है। सही है। अब यहाँ मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल है। एक तरफ हम केरल और बंगाल में इतनी तीव्र एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं और दूसरी तरफ असम में इतनी मजबूत सत्ता वापसी। क्या यह सिर्फ नेतृत्व की अच्छी प्रबंधन क्षमता है या इसमें क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का कोई बड़ा रोल है? देखिए, असम का जो मॉडल है वो कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान के एक बहुत ही सटीक मिश्रण पर काम करता है। अच्छा, वेलफेयर स्कीम्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मिक्सचर। एग्जैक्टली। वहां सत्ताधारी पार्टी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी नीतियों को निचले स्तर तक इतनी कुशलता से पहुंचाया कि वो लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का पर्याय बन गई। और इसके साथ ही हिंदू और असमिया उपराष्ट्रवाद को जिस तरह से जोड़ा गया, उसने किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी को पनपने ही नहीं दिया। अपर असम और लोअर असम दोनों ही क्षेत्रों में ये फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ है। तो ये जो चुनावी विमर्श है, ये हमें ये तो बताता है कि लोग किस तरह के प्रतिनिधियों को संसद या विधानसभाओं में भेज रहे हैं। और ये प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल कानून बना देना तो काफी नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। जब उन कानूनों में समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं,
तब उन कानूनों की व्याख्या करने और सुरक्षा देने का जिम्मा न्यायपालिका के कंधों पर आता है। सही कहा। की दिशा तय की है। सबसे पहला मामला 2016 के विकलांग व्यक्ति अधिकार यानी RPWD अधिनियम से जुड़ा है। देखिए, ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे संवेदनशील फैसलों में से एक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन एसिड पिलाने को भी अब एसिड अटैक की कानूनी परिभाषा में शामिल कर दिया है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर हम एसिड अटैक का मतलब सिर्फ चेहरे या शरीर पर बाहरी तौर पर एसिड फेंकना ही समझते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन घरेलू हिंसा के कई ऐसे जघन्य मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं को जबरन एसिड पिलाया जाता है, जिससे उनके आंतरिक अंग पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और वो उम्र भर के लिए विकलांग हो जाती हैं। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से जो पेंच यहाँ फंसा वो बहुत दिलचस्प था। हाँ। हमारे स्रोतों में उल्लेख है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार पहले से ही इस कानून में संशोधन की प्रक्रिया पर काम कर रही है। बिल्कुल, सरकार का कहना था कि वो इसे बदल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर विधायिका अपना काम कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करके अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? इसे समझने के लिए हमें नौकरशाही की जो धीमी गति है और जो मानवीय पीड़ा है उसके बीच के अंतर को देखना होगा। सॉलिसिटर जनरल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही थे, लेकिन एक कानून को ड्राफ्ट होने, संसद में पास होने और लागू होने में सालों लग जाते हैं। और तब तक पीड़ित महिलाएं क्या करें? वही तो बात है। जिन महिलाओं के साथ ये बर्बरता हुई है वो तुरंत आर्थिक और चिकित्सा सहायता की मोहताज होती हैं। वो सरकारी फाइलों के एक मेज से दूसरे मेज पर जाने का इंतजार नहीं कर सकती। सही बात है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को उपयोग किया। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की असाधारण शक्ति देता है। ओ, तो उन्होंने अपने स्पेशल पावर्स यूज किए। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने इस फैसले को 2016 से बैकडेट में लागू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कई सालों से जो सर्वाइवल सिस्टम की इन तकनीकी परिभाषाओं के कारण बाहर थीं, वो अब तुरंत मुआवजे और इलाज की हकदार बन गई हैं। एग्जैक्टली। ये न्यायपालिका का एक बहुत ही प्रोएक्टिव और जरूरी रूप है जो सिस्टम की धीमी रफ्तार के कारण हो रहे अन्याय को बीच में आकर रोकता है। बिल्कुल। लेकिन अदालत का एक दूसरा पहलू भी है जहां उसे राज्य की प्रशासनिक चिंताओं और नागरिक अधिकारों के बीच एक बहुत बारीक संतुलन बनाना होता है। जैसे वो ट्रांसजेंडर अधिकारों वाला मामला। हाँ बिल्कुल, जो याचिकाएं आई हैं 2026 का ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन अधिनियम, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद अपनी पहचान तय करने के अधिकार को हटाकर एक मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाता है। इस मामले में चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी है ना, वो पूरी बहस का केंद्र बिंदु है। उन्होंने सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति इस व्यवस्था का गलत फायदा उठाकर आरक्षण या अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो सरकार का क्या तर्क था? सरकार का तर्क ये है कि मेडिकल बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी संसाधन सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे, कोई फ्रॉड ना हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क भी तो बहुत मजबूत है। उनका कहना है कि अपनी जेंडर पहचान तय करना एक बुनियादी मानवाधिकार है। इसे किसी सरकारी बोर्ड के पास गिरवी कैसे रखा जा सकता है? सही बात है। और एक तार्किक स्तर पर सोचें तो अदालत में ये भी कहा गया कि इस योजना के दुरुपयोग का जोखिम मात्र 0.001% है। बहुत ही मामूली सा रिस्क। एग्जैक्टली। तो ये बात गले नहीं उतरती कि कल्याणकारी योजनाओं में इतने छोटे से काल्पनिक फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आप पूरी कम्युनिटी को अपनी निजता साबित करने के लिए एक मेडिकल ट्रिब्यूनल के चक्कर काटने पर मजबूर कर दें। ये तो एक तरह का उत्पीड़न हो गया। वही तो। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी एक व्यक्ति के बिना टिकट यात्रा करने के डर से आप पूरी ट्रेन के हर यात्री को रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने को कह दें। ये प्रक्रिया उस समुदाय के लिए बेहद अपमानजनक है जिसने पहले ही समाज में इतने दंश झेले हैं। देखिए, ये प्रशासनिक सुविधा बना मानवीय गरिमा की बहुत ही पुरानी बहस है। नौकरशाही हमेशा ऐसे नियम बनाना चाहती हैं जिन्हें कागजों पर मापना और जिनकी जांच करना आसान हो। एक मेडिकल सर्टिफिकेट उनके लिए एक पक्की चेकलिस्ट है। लेकिन ये चेकलिस्ट इंसान की कीमत पर आती है। बिल्कुल, ये उस इंसान के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सम्मान की कीमत पर आती है। अदालत को अब यही तय करना है कि क्या राज्य की जो व्यवस्थागत चिंताएं हैं, क्या वो संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार के तहत आने वाली निजता और गरिमा पर हावी हो सकती हैं या नहीं। और ये गरिमा की बात केवल ट्रांसजेंडर समुदाय तक सीमित नहीं है। सिस्टमैटिक भेदभाव अक्सर उन जगहों पर बहुत गहरे तरीके से काम करता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है, जैसे कि हमारी अदालतें। सही कहा। अगर भेदभाव सिर्फ कानूनों में होता तो उसे सुधारना फिर भी आसान था,
लेकिन जब ये भेदभाव न्यायपालिका के निचले स्तर की अदालतों की मानसिकता में ही दिखने लगे तो चिंता बहुत बढ़ जाती है। आप उड़ीसा वाले मामले की बात कर रही है ना? हाँ, हमारे स्टैक में ओडिशा न्यायपालिका से जुड़ा एक बहुत ही विचलित करने वाला मामला है। ये मामला वेदांता बॉक्साइट खनन परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 आदिवासियों और दलितों की जमानत से जुड़ा है। ओडिशा की निचली अदालतों ने इन लोगों को जमानत देने के लिए जो शर्तें रखी वो न्यायशास्त्र या जुरिस्प्रूडेंस के किसी भी सिद्धांत में फिट नहीं बैठती। शर्त क्या थी? अदालत ने शर्त रखी कि इन प्रदर्शनकारियों को जमानत तब मिलेगी जब वो पुलिस स्टेशन की सफाई करेंगे। मतलब ये शर्त तो किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा कम और एक सामंती सजा ज्यादा लगती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से जाति आधारित पूर्वाग्रह और प्रतिगामी मानसिकता करार दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा। समझाइए। जमानत की शर्तें इसलिए तय की जाती हैं ताकि आरोपी ट्रायल के दौरान भागे नहीं या गवाहों को न डराए। राइट। पुलिस स्टेशन की सफाई करवाना किसी भी तरह से इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता। ये सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि एक हाशिए पर खड़े समुदाय को, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को उनकी जाति और सामाजिक स्थिति की याद दिलाने के लिए सिस्टम किस तरह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। ये बहुत शर्मनाक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि जमानत को किसी को अपमानित करने का औजार बिल्कुल न बनाया जाए। अधिकारों के इस टकराव का एक और बहुत ही सशक्त उदाहरण वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के अधिकारों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो शासन की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इस मामले में जो स्थानीय प्रशासन है या जिसे हम जिला स्तरीय समिति कहते हैं, उन्होंने थारू जनजाति के वन अधिकारों को सीधे सीधे खारिज कर दिया था। और कारण क्या दिया उन्होंने? कारण ये दिया कि साल 2000 का एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो जंगलों के डी रिजर्वेशन पर रोक लगाता है। अक्सर हम देखते हैं कि निचले स्तर की नौकरशाही खुद को सुरक्षित रखने के लिए या काम से बचने के लिए पुराने अदालती आदेशों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है ताकि उन्हें आदिवासियों को जमीन का हक ना देना पड़े। लेकिन कानूनी पदानुक्रम जो लीगल हायरार्की है उसमें तो एक स्पष्ट नियम है ना। अगर विधायिका यानी संसद बाद में कोई नया कानून बनाती है तो वो पिछले कार्यकारी या अदालती आदेशों को पलट सकता है। एग्जैक्टली। और FRA 2006 तो लाया ही इसीलिए गया था ताकि आदिवासियों और वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सके। तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पेच को कैसे सुलझाया? हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कानून की सर्वोच्चता को स्थापित किया। अच्छा। अदालत ने कहा कि FRA 2006 बाद में बना और विशिष्ट कानून है। ये कानून ग्राम सभाओं को ये तय करने की शक्ति देता है कि वन संसाधनों पर किसका अधिकार है। तो फिर वो 2000 वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल थारू जनजाति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक नजीर बन गया है। अब उनके बेदखली और चराई के अधिकारों को प्रशासनिक दांव पेचों से आसानी से नहीं छीना जा सकता। लेकिन ये जो इन कानूनी और सामाजिक अधिकारों का पूरा ढांचा है ना, ये तब धराशायी हो जाता है जब नागरिकों के पास अपनी पहचान या बुनियादी स्वास्थ्य जैसी बेसिक चीजें ही ना हो। सही बात है। बिना पहचान के आप हक कैसे मांगेंगे? बिल्कुल। इसलिए हम इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में इन्हीं दो बुनियादी तत्वों, पहचान और स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर जो नई चिंताएं उठाई गई हैं, वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता की बहस से जाकर जुड़ती हैं। अदालत के सामने एक याचिका आई है जिसमें ये मांग की गई है कि वयस्कों को नए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता क्या है? उनकी मुख्य चिंता ये है कि जो घुसपैठिए हैं वो आधार कार्ड हासिल करके इसे भारतीय नागरिकता के छलावे के रूप में, एक फसाड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए उन्होंने मांग की है कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर एक स्पष्ट बोर्ड लगाया जाए। बोर्ड पर क्या लिखा होना चाहिए? उस पर लिखा होना चाहिए कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। और अगर हम देखें तो कानूनी रूप से आधार अधिनियम भी तो यही कहता है कि ये केवल एक बायोमेट्रिक पहचान पत्र है। बिल्कुल, कानून में तो यही है। लेकिन जमीन पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी व्यक्ति के पास आधार होता है तो कई बार सरकारी अमला उसे अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता का दस्तावेज मान बैठता है। और यही भ्रम दूर करना है। हाँ, अदालत का केंद्र सरकार को नियमों की समीक्षा करने का निर्देश देना इसी भ्रम को तोड़ने की एक कोशिश है। सही है। अब अगर हम पहचान से आगे बढ़कर
एक आम नागरिक के जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी आर्थिक चिंता की बात करें तो वो है मेडिकल इन्फ्लेशन, यानी स्वास्थ्य सेवाओं की बेतहाशा महंगाई। ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में जो मूल्य निर्धारण है, जो प्राइसिंग है, उसको रेगुलेट करने के लिए राज्यों से गाइडलाइंस बनाने को कहा है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा है जो पूरी कहानी बयां कर देता है। 2023 में भारतीय स्वास्थ्य सेवा में $5.5 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी निवेश हुआ है। देखिए, ये $5.5 बिलियन का जो आंकड़ा है ना, यही स्वास्थ्य सेवा के इस पूरे संकट का मूल कारण है। वो कैसे? प्राइवेट इक्विटी फर्म में कोई धर्मार्थ संस्थाएं या चैरिटी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो प्रॉफिट के लिए है, एक रिटर्न हासिल करना। वो अस्पतालों में एकदम सख्त कॉर्पोरेट प्रबंधन लागू कर देती हैं और डॉक्टरों के लिए रेवेन्यू टारगेट्स तय कर दिए जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक डॉक्टर पर लगातार ये दबाव होता है कि वो दिन भर में इतने एमआरआई या इतने सीटी स्कैन जरूर लिखे, भले ही मरीज को उनकी कोई वास्तविक जरूरत ना हो। बिल्कुल, यही तंत्र काम कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा, जो कि एक बुनियादी मानवीय जरूरत है, वो अब पूरी तरह से एक मुनाफे पर केंद्रित मॉडल बन गई है। ये बहुत खतरनाक है ना? ये मॉडल कृत्रिम रूप से इलाज की लागत को बढ़ा देता है, जिससे एक आम मध्यम वर्गीय परिवार एक ही बड़ी बीमारी में अपनी सारी सेविंग्स खोकर सीधे गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों से रेगुलेशन की मांग करना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि जब स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत को अनियंत्रित बाजार के हवाले कर दिया जाता है तो राज्य को अंततः हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और तेजी से बदलती हुई व्यवस्था की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे मतदाता हैं जो अब किसी भी दल के पुराने एकाधिकार को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो एक झटके में 50 साल पुरानी सत्ताओं को उखाड़ फेंक रहे हैं और नए स्टार्टअप जैसे राजनीतिक मॉडल्स को अपना रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी न्यायपालिका है। एग्जैक्टली, जो निरंतर ये सुनिश्चित करने में लगी है कि शासन की इस पूरी जटिल प्रक्रिया में हाशिए पर खड़े लोग, चाहे वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हों, ट्रांसजेंडर समुदाय हों या फिर अपने वन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी हों, वो इस भारी भरकम सिस्टम के पहियों के नीचे न कुचले जाएं। मैं कहूँगा कि यही एक जीवंत लोकतंत्र की असली पहचान है। राजनीति और कानून दोनों ही लगातार एक दूसरे के साथ घर्षण में हैं, टकरा रहे हैं और खुद को सुधार रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरी गहन चर्चा के अंत में हमारे सामने एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब तमिल नागा वेट्री कड़गम जैसी एकदम नई राजनीतिक पार्टियां सत्ता के इतने करीब पहुंच जाती हैं, जिनका काम करने का तरीका एक फुर्तीले स्टार्टअप जैसा है, तो क्या वो हमारी पुरानी और बहुत ही जटिल नौकरशाही या जो स्थापित न्यायिक मानदंड है उनके साथ तालमेल बिठा पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम आने वाले समय में एक बहुत बड़े संस्थागत टकराव के, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन के गवाह बनने वाले हैं, जहां ये तेज तर्रार राजनीतिक प्रयोग हमारी धीमी गति से चलने वाली संस्थाओं से सीधा टकराएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़कर इन जटिल मुद्दों की गहराई को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।